Hi guys and welcome back to the channel CBSE and NCERT Education. Today we are going to study our chapter 2 of class 8th, that is from civics book. The chapter is Understanding Secularism. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको हम आइडल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने दिया था, वो हमने मधुबन बुक से लिया था। लेकिन सेकंड चैप्टर अब हम NCERT से प्रिपेयर करेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सेक्युलरिज्म का चैप्टर। So first of all, I wanted to tell you something before starting this chapter. In this chapter we are going to talk about the state. अब इस चैप्टर में स्टेट का मतलब यहाँ पर जो प्रोविजंस, वो उसका मतलब ये नहीं है जो अलग अलग इंडिया में स्टेट्स हैं वो नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है होल कंट्री, यानी कि एक पूरा नेशन। ठीक है, यहाँ पर हम इस चैप्टर में जब भी स्टेट की बात करेंगे तो हम क्या मानेंगे, ये स्टेट की बात हो रही है पूरे नेशन की या पूरी कंट्री की। ठीक है, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्युलरिज्म से कि सेक्युलरिज्म का मतलब है क्या। मीनिंग से स्टार्ट करेंगे सेक्युलरिज्म के। सेक्युलरिज्म का मतलब हमने क्या देखा, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ। सेक्युलरिज्म में हम यह देखने को मिलता है कि जब भी हम किसी रिलीजियस की बात करते हैं, किसी भी बिलीफ की बात करते हैं पर्टिकुलर, या किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसके बेसिस पर? किसी के रिलीजियस के बेसिस पर, किसी के रिलीजियस के बेसिस पर, किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, ठीक है, और किसी के बिलीफ के बेसिस पर। हम इन तीन चीज़ों के बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब भी हम सेक्युलर की बात समझते हैं या सेक्युलरिज्म की बात समझते हैं, तो सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग होना चाहिए, यानी कि बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक लाइन लिखी है, फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी। अब इसको एक लाइन में समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या था, पूरा नेशन, कंट्री या गवर्नमेंट, पूरी सरकार जो इंडिया में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक तो स्टेट की, ठीक है, दूसरा किसकी बात हो रही है यहाँ पर, दूसरी बात हो रही है यहाँ पर मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी का मतलब है जिस कंट्री में जहाँ पर ज़्यादा नंबर में उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो 80% यहाँ पर हिंदू पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, बाकी 20% जो है वो अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं। तो 80% अगर यहाँ हिंदू पाए जाते हैं तो मेजॉरिटी यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर मेजॉरिटी है हिंदू की। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म क्या करता है हमें, सेक्युलरिज्म हमें प्रोटेक्ट करता है स्टेट की पावर से एज वेल एज जो मेजॉरिटी है उससे। इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्री, अगर किसी भी कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री है, यहाँ पर ये कंट्री है, ठीक है,
इस कंट्री में 80% जो लोग रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रहते हैं मेजॉरिटी मुस्लिम, ठीक है। बाकी जो 20% लोग रहते हैं उसमें आ जाते हैं हिंदू, क्रिश्चियन एंड अदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकली कंट्री बनाई है हमने, ठीक है। तो इस कंट्री में जो है 80% मुस्लिम है, बाकी 20% हिंदू, क्रिश्चियन और अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अब इस कंट्री में क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी वाली जो रिलीजस हैं, या मेजॉरिटी वाले जो रिलीजन के लोग हैं जैसे कि मुस्लिम, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंदू कल्चर और जो दूसरे अदर हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन पर अपना मेजॉरिटी की पावर दिखाई। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी मेजॉरिटी की, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेजॉरिटी के, और इनके खिलाफ कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये पूजा करने जाते हैं किसी मंदिर में या किसी चर्च में, तो इनको वो नहीं करने दी जाती, वहाँ सिर्फ मॉस्क्यूज़ रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी हिंदू कंट्री के बारे में देखें, वहाँ पर मेजॉरिटी पावर किसकी हो, अगर हिंदू की हो, ठीक है, और वे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा करें, तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का वायलेशन हो रहा है। सेक्युलरिज्म क्या कहता है, सेक्युलरिज्म ही हमें प्रोटेक्ट करता है इस तरीके की ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी से। अब समझ में आया। और यहाँ पर स्टेट पावर बोली गई है, तो स्टेट पावर का मतलब है, यहाँ स्टेट पावर का मतलब है यहाँ पर अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री में जैसे कि हमने अभी बात करी थी, उस कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा जो है, जो मेजॉरिटी है, ठीक है, और वहाँ पर जो है 80% मुस्लिम कम्युनिटी, तो इस 80% मुस्लिम कम्युनिटी ने ही अपना स्टेट बना लिया, यानी कि अपनी सरकार बना ली, ठीक है। अब वो जैसा कहेगी वैसे ही बाकी कम्युनिटी के लोग करेंगे, और जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी कोई नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से हमें सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में सेक्युलरिज्म है, जैसे कि इंडिया, इस कंट्री में सेक्युलरिज्म माना जाता है, ठीक है, ये एक कंट्री सेक्युलरिज्म मानी जाती है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखा सकती। यहाँ पर सब इक्वल हैं बिफोर लॉ, और सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, ठीक है, जिसके लिए हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको लाइन समझ में आ गई होगी कि सेक्युलरिज्म या फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसके खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर के खिलाफ और ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। आई होप कि आपको सेक्युलरिज्म भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी सेक्युलरिज्म की बात कर लेते हैं। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। The Indian Constitution allow individual the freedom to live by their religious belief and practices as they interpret these, ठीक है। ये है स्टार्टिंग की लाइन में बता दिया था कि no one should be discriminated against on ground of their religious practices and belief, ठीक है। कोई भी सेक्युलरिज्म या सेक्युलर कंट्री में किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसके रिलीजियस बिलीफ को लेकर, उसके रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। अब इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने भी कर रखा सेक्युलरिज्म क्या होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म अभी मैंने एक लाइन बताई थी, उसको नोट डाउन कर लो कि सेपरेट होना चाहिए रिलीजियस किससे, स्टेट से, ठीक है। रिलीजियस जो है स्टेट से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्टेट है हमारा, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेपरेट होनी चाहिए किससे, वो सेपरेट होनी चाहिए हमारे रिलीजियस से। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, देखो अगर कोई कंट्री है वो रिलीजियस में इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है, सॉरी कोई गवर्नमेंट है वो किसी के भी रिलीजियस में इंटरफेयर कर रही है, तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म थोड़ी रहा, यहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस और हैविंग नो रिलीजियस बेसिक, ठीक है, सेपरेट है रहना चाहिए स्टेट को रिलीजन से,
तो ऐसे ही इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है इस स्ट्रेटजी को, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। सेक्युलरिज्म रेफर होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पर हमने ये लाइन देख ली, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, ये वाली। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन का स्टेट से, यानी कि जो हमारी स्टेट है या हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके के रिलीजियस में अपना इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं हम, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दो तरीके के फंक्शंस हैं। ठीक, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पर बोला गया है कि एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। ये हम अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये जो सेक्युलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ये हमें फ़ायदा कराता है या एक इम्पॉर्टेंस देता है कि कंट्री अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिकली काम करे। फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही मिल जाता है हमें कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम। ठीक है, हमने क्या देखा, इंडिया में ही नहीं लेकिन कई सारी और अदर कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के या एक रिलीजियस के लोग नहीं रहते, यहाँ पे अलग अलग तरीके के रिलीजियस के भी लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पर हमें हिंदू भी देखने को मिलेंगे, अमेरिकन्स तो हैं ही, थोड़े कम्युनिटी मुस्लिम वाले भी दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से within these religious group living, एक मिनट, within these religious group there will most likely to be one group that is in a majority। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर देख कर आए हैं, जैसे कई सारे एक रिलीजन ग्रुप हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक मेजॉरिटी भी होगा, है ना, एक मेजॉरिटी भी होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन्स या ग्रुप जो है वो एक्सेस करता है स्टेट पावर को, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करके आए, अगर वो एक्सेस करता है स्टेट पावर को, अगर वो खुद की सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, अगर वो खुद की गवर्नमेंट बनाता है तो क्या होता है, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against and persecute person of other religion। ठीक है, ये मेजॉरिटी की है और इसके नीचे आ जाती है माइनॉरिटी। तो इसके पास तो पावर हो गई, इसके पास तो अच्छी तरीके से पावर हो गई इनके ऊपर अपना डिस्क्रिमिनेशन करने की। ठीक है, फिर चाहे वो रिसोर्सेज में हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हो, पावर में हो, है ना, किसी भी तरीके में हो, तो मेजॉरिटी वाली को फ़ायदा हो गया अगर वो स्टेट में आ जाता है, पावर ऑफ स्टेट में आ जाता है, अगर वो सरकार बना लेता है अपनी। ठीक है, तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, आसान हो जाएगा काफ़ी कि वो जो दूसरे वाले अदर रिलीजन है माइनॉरिटी में जो आते हैं उनको क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके। ठीक, दिस ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके की जो मेजॉरिटी हम देखने को मिलती है वो डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप ले लेती है। ठीक, एट टाइम्स even the killing of religious minority, the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religious। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करके आए हैं, कोई कंट्री है वहाँ पर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी पावर है मुस्लिम्स की, ठीक है, और माइनॉरिटी वहाँ पर है हिंदू, क्रिश्चियन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और अदर रिलीजन्स की। ठीक है, तो इन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मेजॉरिटी में जो है उनके लिए आसान हो जाएगा कि इनको रोकना इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने से, इनको रोकना इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने से, किनको रोकना, हिंदू और क्रिश्चियंस को रोकना, इस मेजॉरिटी के लिए क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
ठीक है, जो कि वायलेट करेगी राइट्स को, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट्स का वायलेशन होगा, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स का वायलेशन होगा जो सोसाइटी में है, ठीक है। एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, therefore the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it's important to separate the state and religion in democratic society। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसी ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी की वजह से और जो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, जो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, क्या देख के, ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी देख के एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए इसीलिए बोला गया है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसीलिए बोला गया है कि जो रिलीजन है उसको सेपरेट रहना चाहिए स्टेट से। अभी हमने देखा ना कि अगर कोई मेजॉरिटी जो है वो स्टेट पावर में आ गई और वो दूसरे माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इस तरीके से बिहेव कर रही है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहले हम ये दूसरा पॉइंट अपना क्लियर कर लेते हैं। जो दूसरा रीज़न आ जाता है वो इम्पॉर्टेंट है सेपरेट करने के लिए रिलीजन को स्टेट से। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब है जो सोसाइटी लोगों से चले, ठीक है, जो सोसाइटी पीपल से चले, लोगों से चले। अब वो लोग इक्वल होने चाहिए, वो ना किसी मेजॉरिटी में होने चाहिए ना किसी माइनॉरिटी में होने चाहिए, ठीक है। दे आर इक्वल बिफोर लॉ, और इक्वालिटी होनी चाहिए उन सब के पास किसी भी प्रकार की, ठीक है, फिर चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों फिर चाहे वो मेजॉरिटीज़ हों, ठीक। और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या देखते हैं, या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम क्या देखते हैं, जो भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं वो लोग ही चूज़ करते हैं, लीडर जो भी चूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, तो अनदर रीज़न क्या हो जाता है सेपरेट करने का रिलीजन को स्टेट से डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, इसलिए क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of dominant religion group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members have control of state power, might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you not have the freedom to interpret this differently. तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इस पॉइंट को। ये जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये वाला, इसको सिंपली एक दो लाइन में समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट तो ये कहना चाह रहा है कि हमने क्या देखा, इंटर रिलीजन डोमिनेशन देखा, ठीक है, और इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन देखा। देखो इंटर रिलीजन, तो हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा। इंटर रिलीजन का क्या मतलब है यहाँ पर, INTER। इंटर रिलीजन का मतलब है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू, ठीक है। ये तो हो गया इंटर रिलीजन डोमिनेशन, यानी कि जो मेजॉरिटी में है वो
माइनॉरिटीज पे अपना डोमिनेशन दिखाएगा, फिर चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। ठीक, तो ये हो जाता है इंटर रिलीजन डोमिनेशन, हिंदू मुस्लिम वाला। अब इस सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? इस सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है इंट्रा। इस सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है हमसे इंट्रा रिलीजन। इंट्रा का क्या मतलब है? इंट्रा का मतलब है एक रिलीजन है, उसके अंदर ही दूसरी कम्युनिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले हम, जैसे कि हिंदू हैं, हिंदुओं में ही दूसरी कम्युनिटी कौन सी आ जाती है? एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर जो लिखी है अनटचेबिलिटी, यानी कि जो दलित कम्युनिटी आ जाती है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये हो गई इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन। ठीक है, जो एक रिलीजन के अंदर ही जो दूसरी कम्युनिटी है उस पर ही डोमिनेशन दिखाया जा रहा है। जैसे कि हिंदू जो होते हैं वो अनटचेबिलिटी को ही प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदू अगर मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी अगर यहाँ पर किस में है? दलित में है, तो हिंदू क्या करेंगे? इन दलित को अनटचेबिलिटी का एक करार दे देंगे। और जिस तरीके से हिंदू अगर दलित पर डोमिनेशन दिखाए तो उसको हम कहेंगे इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में हमने इतना देखा। ठीक है, और अगर हम इसी इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन को आगे पढ़ें तो हिंदुइज्म में क्या देखा जाता है? हमें हिंदुइज्म में ही हमें देखा जाता है, दो तरीके से बांट रखा है इसको। यहां पर देखते हैं इसको, हिंदुइज्म इसको दो भागों में बांट रखा है, अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, है ना। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन कर रहे हैं। किस पर? लोअर कास्ट वाले लोगों पर, जो कि इज इक्वल होता है, यानी कि जो फिर निकल कर आता है अनटचेबिलिटी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुइज्म में भी डिवाइड कर रखा है ना। तो इसको देखेंगे आगे के कहना क्या चाह रहा है। फ्रीडम टू इंटरप्रिएट रिलीजन्स टीचिंग डिफरेंटली, इसमें क्या कहा जा रहा है? अगर हम हिंदुइज्म की बात करें या अनटचेबिलिटी की बात करें तो हिंदुओं के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी अलग है, ठीक है, और दलित वर्ग लोगों के अकॉर्डिंग ये अनटचेबिलिटी कुछ अलग मानी जाती है। तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अपने अपने आइडियाज़ रख रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से इंटरप्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म हमें क्या देता है? सेक्युलरिज्म हमें देता है दूसरा पॉइंट कि फ्रीडम टू इंटरप्रिएट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, यानी कि हम अपने अपने रिलीजियस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हमें फ्रीडम दी जाती है किसमें? सेक्युलरिज्म में। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें आर्टिकल 29 एंड 30 की, आर्टिकल 29 एंड 30 की, जो कि हमें साथ देने के लिए कहती है किसका? माइनॉरिटीज का। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो ये फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अनटचेबिलिटी या हिंदुइज्म को देखें, हिंदुइज्म को देखते हैं। हिंदुइज्म की डेफिनेशन जो है,
हिंदुइज्म की जो डेफिनेशन है ये लोग अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। कोई हिंदुइज्म की डेफिनेशन को अलग कह सकता है, कोई हिंदुइज्म की डेफिनेशन को अलग कह सकता है। अगर हम हिंदुइज्म में ही बात करें या इंट्रा की बात करें, है ना, यानी कि लोग अपनी अपनी तरीके से हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने रिलीजियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने रिलीजियस को उसका प्रचार विचार आराम से कर सकते हैं अगर वो किसी भी मैनर में चाहे तो, ठीक है। उनके पास फ्रीडम है, अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाने के लिए फ्रीडम है, अपने रिलीजियस को टीचिंग करने के लिए डिफरेंटली और डिफरेंटली इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सेक्युलरिज्म को हटाकर देखें, यहाँ हम सेक्युलरिज्म को हटा दिया, अब अगर हम देखें मेजॉरिटी है हमारे, अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता और मेजॉरिटी होती हिंदू की, ठीक है, हिंदुओं की मेजॉरिटी होती, ठीक है, स्टेट पावर में, तो उनके लिए वो अगर कहते हैं हिंदुइज्म की डेफिनेशन में, हिंदू क्या कहते कि हमारे जो अनटचेबल्स हैं वो हिंदुओं में आते नहीं हैं, ठीक है। तो उनके कहने से ये डेफिनेशन सही हो जाती, उनके कहने से डेफिनेशन सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज्म आ रहा है, और अगर सेक्युलरिज्म नहीं आ रहा होता तो उनके कहने से हिसाब से जो वे चलते, जिस तरीके से वे कहते, वो सही रहता, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए सेक्युलरिज्म में क्या बोला गया है, सेक्युलरिज्म में इसलिए ये बोला गया है फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, यानी कि हम किसी भी तरीके से अपना रिलीजियस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं बाय किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी तरीके से, ठीक है। These members who have control of a state might there only be one interpretation of Hinduism and they cannot be freedom to interpret differently. यही लाइन बोली जा रही है यहाँ पर। ये लाइन क्या बोल रही है? These members have control of a state. मेजॉरिटी वाले अगर हिंदू होते, उनके पास स्टेट की पावर होती, ठीक है, पावर ऑफ स्टेट होती, स्टेट की पावर होती, तो इनके हिसाब से एक ही डेफिनेशन होती हिंदुइज्म की, ठीक है। उनके हिसाब से एक ही डेफिनेशन को इंटरप्रिटेशन करते हैं हिंदुइज्म की, ठीक है। एंड और क्या करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को या दूसरे जो आइडियाज़ हैं इस इंटरप्रिटेशन करने को, किसको, हिंदुइज्म को इंटरप्रिएट करने के लिए डिफरेंटली वो फ्रीडम नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है इंटरप्रेट करने की, यानी कि अपने तरीके से भी, अपने दम पर भी एक्सप्लेन करने की, अलग अलग तरीके से हिंदुइज्म को या किसी भी रिलीजियस को एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पर हमें फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग डिफरेंटली, ठीक है। ये किस में दे रखी है? सेक्युलरिज्म में दे रखी है, ओके। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही हमारे 2 पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अब हमें क्या बात करनी थी? हमें बात करनी थी यहाँ पर आर्टिकल्स की, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को एक बार देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब यहाँ पर बता रखा है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब है वो राइट्स जो कि एक हर कॉमन व्यक्ति के पास, हर कॉमन पीपल, हर कॉमन पर्सन के पास होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, ओके। अब इसी राइट टू फ्रीडम में हमारा क्या आ जाता है, एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। तो अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्युलरिज्म, तो इसमें हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमारा आर्टिकल आता है 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने बात करी आर्टिकल 29 एंड 30 की, जो कि प्रोटेक्ट करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। अभी हमने देखा ना, फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, तो इसके लिए हमारा आर्टिकल एक अलग से दे रखे हैं, जो कि आर्टिकल है 29,
जो कि आर्टिकल 29 एंड 30। अब इनको देख लेते हैं कि आर्टिकल 29 एंड 30 क्या कह रहे हैं। फ्रीडम टू इंटरप्रेट को ये किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अभी हमने क्या देखा, अगर कोई मेजॉरिटी आ जाए पावर में और वो माइनॉरिटीज़ पर क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी, ठीक है, फिर चाहे वो इंटर रिलीजन डोमिनेशन हो या इंटर रिलीजन डोमिनेशन हो, ठीक है, मेजॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन करेगी अगर वो पावर में आ गई, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये आर्टिकल हमारा 29 कहता है यहाँ पर आर्टिकल हमारा 29 आर्टिकल कहता है हमारा यहाँ कि प्रोटेक्शन है ऑफ माइनॉरिटीज़। ये बुक में नहीं दे रखा है, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसको नोट डाउन कर लो। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल 29, जो कि आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर में, ठीक है। फंडामेंटल राइट है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर में, जो कि आर्टिकल है 29, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है आर्टिकल 29 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है अगर कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स का, ठीक है, टेरिटरी में इंडिया की, ठीक है, और हमारे पार्ट में, किसी भी पार्ट में हमारी कंट्री के, ठीक है, उसकी लैंग्वेज अगर अलग है, उसकी स्क्रिप्ट अलग है, ठीक है, उसका कल्चर अलग है, तो उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है कि वो अपना जो रिलीजन है, अपना जो क्या है रिलीजन है, उसको कंजर्व करके रखे, ठीक है, उसको क्या करके रखे, कंजर्व करके रखे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल institution maintained by the state or receiving aids out of state's fund on ground only of religion, caste, race, language or any of them, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर कोई स्टेट, हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो स्टेट है, हमने ये देखा था ना कि जो स्टेट है वो सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट होनी चाहिए रिलीजियस से, ये देखा था हमने, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पर सेकंड वाला कहता है आर्टिकल 29 में, ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो रिलीजियस के बारे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अगर वो स्टेट के अंडर में आ रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, तो उसमें कोई लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के अंडर में आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता, या उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को हम नहीं चला सकते, ठीक है, जो कि स्टेट के अंडर में आ रहा है। क्यों नहीं एडमिशन ले सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते जो स्टेट के अंडर में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो स्टेट है उसको रिलीजियस से दूर रखना है, ठीक है, सेपरेट रखना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 29 हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी हमने ऊपर देखा कि जो 29 में हमने देखा कि जो स्टेट के अंदर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं हम उसको नहीं चला सकते, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ है, ये 30 कह रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं
वो अपने दम पर, अपने बेसिक्स पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपने एड्स पर इस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल को चला सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है, किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को? जहाँ पर वे अपने रिलीजियस के बेसिस पर एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में मदरसे होते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यही मदरसा कोई स्टेट के द्वारा चलाया जाता, किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता, तो इसमें कोई एडमिशन नहीं ले सकता या इसको चलाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टेट के अंडर में आ रहा है तो। ओके, आर्टिकल 29 एंड 30 आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरा, आर्टिकल 30 में ही क्या कहा जाता है? आर्टिकल 30 में ही कहा जाता है कि अगर स्टेट इन एजुकेशनल, भाई वो चला रहा है, अगर वो ओन नहीं कर पा रहा है, स्टेट जो है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो कि रिलीजियस के बेसिस पर चलाए जाएगा, उसको अगर वो ओन नहीं कर पा रहा है, उसका खुद का मालिक नहीं बन पा रहा है, तो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टेट ना ही उसको ओन कर सकता है, ना ही उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। ठीक है, किसी भी प्रकार में वो उसको नहीं कुछ भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कोई भी तरीके के एड्स प्रोवाइड नहीं कराएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? इंडिया में सेक्युलरिज्म, ये हमने देखा बेसिकली सेक्युलरिज्म क्या है पूरे होल कंट्री के, होल वर्ल्ड के हिसाब से, कि वर्ल्ड में किस तरीके का सेक्युलरिज्म माना जाता है। ठीक है, ये हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस टाइप का सेक्युलरिज्म है। ठीक है, छोटा सा ही है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। अभी हम ऊपर सेक्युलरिज्म का मतलब देख कर आए हैं कि किसी भी तरीके के रिलीजियस के बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता, या कोई भी स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो रिलीजियस से दूर होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, या कोई स्टेट जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को नहीं माननी चाहिए, उसके सामने सभी रिलीजियस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यहाँ यही बोला जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर होने चाहिए, एंड दिस इज मैंडेट। वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जो इंडियन स्टेट हैं वो सेक्युलर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन बी रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। सेक्युलर स्टेट ही हमारी कंट्री को अच्छी तरीके से चला सकता है। किन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर, जो हम अब पढ़ेंगे। दैट वन रिलीजन्स कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये हम ऊपर देख कर आए कि भाई एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है, मेजॉरिटी में अगर वो है तो वो किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकती। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ये हो गई बात हमारी इंटर की, इंटर रिलीजियस कम्युनिटी की ये बात हो रही है इंट्रा। ठीक है, जो हमने हिंदू और अनटचेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर देखा था, ये वाला सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड, थर्ड जो कहता है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को एनफोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही किसी भी रिलीजियस को, ना ही किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को, रिलीजियस फ्रीडम को इंडिविजुअल की, उसको उससे दूर ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर दो लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ बीच में आ जाती है हमारी स्टेट। अब ये जो स्टेट है, ना ही इस पर्सन से और ना ही इस पर्सन से, ना इस पर्सन से उसका इंडिविजुअली रिलीजियस को इससे दूर ले सकती है, इससे हटा सकती है, ना ही इस पर ज़बरदस्ती कोई दूसरा रिलीजियस जो है वो थोप सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंडियन स्टेट जो है वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अब हम इसको देखेंगे। इंडियन स्टेट जो है वो इस टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो डोमिनेशंस हैं, उनको प्रिवेंट कैसे करती है ना, उनको प्रिवेंट कैसे करती है, उनको रोकती कैसे है इस टाइप के डोमिनेशंस को, तो वो हम अब आगे पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ सेक्युलरिज्म के थ्रेट्स आ जाते हैं, जो हमारे सेक्युलरिज्म में उसके थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो आ जाता है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पहला थ्रेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अगर किसी भी पॉलिटिक्स में रिलीजन घुस जाए या रिलीजियस प्रैक्टिसेस घुस जाए तो वो सेक्युलरिज्म के लिए हार्मफुल होगी, या हम ये कह सकते हैं, हार्मफुल तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम फिर उस कंट्री में एक सेक्युलरिज्म सही तरीके से नहीं चल पाएगा। फिर उस कंट्री को हम सेक्युलरिज्म कैसे कह पाएंगे, जब उस पॉलिटिक्स में या उस स्टेट से, आप समझोगे, जब उस स्टेट में रिलीजन घुस जाए, रिलीजन आ जाए पॉलिटिक्स में, तो हम उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को कैसे चला सकते हैं, तो वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी, और जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी तो सेक्युलरिज्म भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं हो रहा। सेकंड थ्रेट क्या आ जाता है, मॉब लिंचिंग्स। मॉब लिंचिंग आ जाती है, ये जो मीट काटते हैं लोग, ठीक है, उस चीज़ में अगर हमारी पॉलिटिक्स आ जाए या किसी भी तरीके का रिलीजियस घुस जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सेक्युलरिज्म का थ्रेट कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है इन तरीके के डोमिनेशंस को। ठीक है, अब यहाँ पर वेरियस वेज ले रखे हैं। यहाँ पर कई तरीके ले रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्युलरिज्म को इंडिया में। तो यहाँ पर कई तरीके के हमारे वेज देखने को मिलते हैं, यानी कि कई तरीके देखने को मिलते हैं। पहला जो देखने को मिलता है, पहला जो हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट कर रखा है हमारी कंट्री में, यही देख रहे हैं हम। ठीक है, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, हाउ, है ना। तो पहला पॉइंट जो हमारा ये कहता है, पहला पॉइंट कहता है स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन्स, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस, distancing itself from
रिलीजियस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो स्टेट है, यहाँ पर स्टेट की बात करी जा रही है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, वो क्या करती है? अपने आप को दूर रखती है किससे? रिलीजियस से। और यही हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही है कि स्टेट जो है वो सेपरेट रहे हमारी किससे? रिलीजियस से। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी है स्टेट ने कि डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस। तो ये पहली स्ट्रेटजी है इंडिया में सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अपना, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने सेकंड देखा था स्ट्रेटजी के स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम अपना एग्जाम्पल लेंगे सिख कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का। ठीक है, इसमें किस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे हम? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर किसका नहीं इंटरफेरेंस दिखाना है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में? या भी हमने डिस्कस करा था स्टेट्स का, है ना। तो अब एक लेट सपोज के रोड है, रोड पर चेकिंग चल रही है, किस चीज़ की? हेलमेट की, है ना, कि लोगों ने हेलमेट पहने हैं या नहीं पहने। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरे रिलीजियस के लोग होंगे उन पर हेलमेट के लिए रोक लगेगी। दूसरा जो अगर हम दूसरी साइड देखें, सिख कम्युनिटी के लोग होंगे, वो अलग ही अपना पगड़ी पहन कर रखते हैं, है ना, तो उनके लिए जो हमारी स्टेट है उसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भैया आपकी एक अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, उसको ये कह देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पॉइंट क्या कहना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट ये कह रहा है नॉन इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। ये कुछ ही पर्टिकुलर एक्सेप्शन में आता है, कुछ ही पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने देख लिया सेकंड पॉइंट। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, किस तरीके से हमारी इंडियन सेक्युलरिज्म को प्रिवेंट कर रखा है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे? स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। पहले हमने क्या देखा था? सेकंड वाला पॉइंट देखा था हमने कि नॉन इंटरफेरेंस कर रहा है किसी भी स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। थर्ड हम क्या देखेंगे? स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस में घुसना, उसके दखल अंदाजी देना किसी भी काम में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर अनटचेबिलिटी का, हमने क्या देखा था अभी? हमने हिंदुइज्म में देखा था, ठीक है, कि यहाँ पर दो प्रकार की कम्युनिटी है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अब अपर कास्ट क्या कर रही है? इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इनके ऊपर भेदभाव कर रही है, इनके ऊपर अत्याचार कर रही है लोअर कास्ट के ऊपर। ठीक है, अब इस लोअर कास्ट को प्रिवेंट करने के लिए किसके बेसिस पर? राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर, या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पर, जो कि अभी मैंने आपको बताए थे, उसके बेसिस पर जो हमारी स्टेट है वो इस चीज़ में इंटरवेंशन करेगी। वो क्या करेगी? वो इस चीज़ में इंटरवेंशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्युलरिज्म को। अब यहाँ पर किस तरीके से सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट हो रहा है? यहाँ पर हमने क्या देखा था? सेक्युलरिज्म के किसी भी प्रकार का रिलीजियस जो है, कोई भी मेजॉरिटी है वो
मेजॉरिटी पर डोमिनेशन नहीं करनी चाहिए, है ना। और अगर हम हिंदुइज्म में देखें तो अपर कास्ट, तो हम हिंदुइज्म में अगर देखें तो जो अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है, अपर कास्ट लोअर कास्ट पे डोमिनेट करती आई है स्टार्टिंग से और अभी तक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब ये डोमिनेशन करती आएगी तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का वायलेशन होगा। अब इस सेक्युलरिज्म के वायलेशन को बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टेट ने अपना इस चीज़ में इंटरवेंशन दिखाया। कहीं कहीं पर दिखाना पड़ता है, इंटरवेंशन दिखाना पड़ता है इन एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो हमारा थोड़ा सा रह गया है चैप्टर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। जो लास्ट पॉइंट है या जो लास्ट टॉपिक है, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, in what ways is Indian secularism different from that of other democratic countries? इंडिया का सेकुलरिज्म दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग क्यों है या कैसे है, ये बताओ। किस तरीके में अलग है, तो हमें वो बताना है। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other part of the world. For example, the First Amendment of U.S. Constitution prohibits the legislature from making law respective an establishment of religions or that prohibit the free exercise of religious. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर हम किसकी बात करें, इफ वी टॉकिंग अबाउट यूएस, हम किसकी बात करें, अगर यूएस की बात करें तो यूएस में एक अमेंडमेंट हुआ है उनका, अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आना, ठीक है। तो जो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट में उनमें क्या बोला गया कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी प्रकार के, वो किसी भी रिलीजियस को एस्टेब्लिशमेंट करने वाले या किसी भी रिलीजियस को या किसी भी रिलीजियस की फ्री एक्सरसाइज करने पे लॉ नहीं बना सकती। यानी कि जो इसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि जो उनकी लेजिस्लेचर है वो किस चीज़ पर लॉ नहीं बना सकती। पहली चीज़ कि कोई भी रिलीजियस जो है वो एस्टेब्लिश्ड ना हो, रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। और दूसरा, प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रीली जो है अपने रिलीजियस का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या बोला गया कि किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं होगी रिलीजियस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट देखने को मिल गया कि किस तरीके से अलग है। अब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है, यहाँ पर हमें पहला पॉइंट देखने को मिलना है रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसको प्रोहिबिट करा गया है कि कोई भी रिलीजन जो है क्या नहीं हो सकता है, एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं बन सकता है पूरी कंट्री का। तो यहाँ पर ये फर्स्ट अमेंडमेंट में बोला गया है यूएस के। पहली चीज़ क्या बोली गई, पहली चीज़ बोली गई कि कोई भी रिलीजन कंट्री का डोमिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी रिलीजन एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं बन सकता हमारी कंट्री का, यानी यूएस का, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया कि कोई भी जो है रिलीजन की फ्री एक्सरसाइजेज नहीं करेगा। फ्री एक्सरसाइजेज जैसे कि किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार, किसी भी तरीके की रिलीजन एक्टिविटीज़ जो रिलीजन प्रैक्टिसेस है खुले में फ्रीली नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब there is one significant way in which Indian secularism different
from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, यहाँ क्या बोला गया है, यूएस में जो यूएस की जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट है। यहाँ पर हमने देखा तो इंडिया में कि सेपरेट है, लेकिन स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है। स्ट्रिक्टली सेपरेट का क्या मतलब है कि बिल्कुल ही वो किसी भी रिलीजन में दखलंदाजी नहीं देगा, ठीक है, किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन या इंटरफेयर किसी भी प्रकार का नहीं करेगा स्टेट में, ठीक है। लेकिन हमने इंडिया में क्या देखा, यहाँ पर वो इंटरवेंशन कर रहा है, जो हमने अभी पॉइंट देखा था जो अनटचेबिलिटी वाला, तो उसमें तो इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पर वो प्रॉपरली सेकुलरिज्म है, अलग अलग पावर्स दे रखी हैं, रिलीजन प्रैक्टिस अलग है, स्टेट अलग है, ये दे रखा है, लेकिन इंटरवेंशन जो करता है उस वजह से वहाँ पर इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा अलग हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्युलरिज्म से, ठीक है। ये हमने देख लिया। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है, जो काम करता है वेरियस वेज में प्रिवेंट करने के लिए रिलीजन डोमिनेशन को, जैसे कि अभी हमने अभी देखा इंटर रिलीजन डोमिनेशन को रोकता है स्टेट, जैसे कि हिंदू और अनटचेबिलिटी वाले पॉइंट में, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इन्हीं सेक्युलर प्रिंसिपल पर बेस होने चाहिए, गारंटी देता है, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, इंडीड इट इज precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमारा एक पॉइंट और देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं लोगों पर। अब जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट देखें, है ना, कौन सा देखें हम, राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम है कुछ भी करने की हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो फ्रीडम किसी को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, या वो फ्रीडम हमारी गलत टाइम पर यूज़ हो रही है या किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो स्टेट क्या करता है, स्टेट या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है वो रात को क्या कर रहा है, वो डीजे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, रात के टाइम, ठीक है, मिडनाइट। तो इस डीजे से जो दूसरे लोग हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, वो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पर वो थोड़ी ये कह सकता है कि यहाँ पर मेरे फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है मुझे कुछ भी करने के लिए,
वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से दूसरे लोग जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो स्टेट है वो इस पर्सन पर क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। ओके, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम है उसके पास, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ राइट टाइम टू यूज दैट फ्रीडम। ठीक है, गलत टाइम पर उस फ्रीडम को कभी यूज नहीं करना। तो ये हमारा कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन पर इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सेक्युलरिज्म, हमने अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को अच्छी तरीके से समझा। आप बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, लाइक, शेयर, कमेंट। Hope you were enjoying this chapter. Thank you. Thanks for watching. Stay connected with us. Bye bye.